दोस्तों, इतिहास में पहली बार इस तरह की बातों को लेकर हमारे राजनयिकों को किसी देश ने जवाब तलब किया है। यह बेहद निंदनीय है। और जो लोग हम जैसे लोगों को कोसते हैं ना, तुम्हारी औकात गटर में रहने की है, तू गटर में ही रह। कि पूरी दुनिया में देश को शर्मसार तुम करो, गद्दार हम, देशद्रोही हम। बड़ी अजीब दोगलापन है। भाइयों और बहनों, क्या हुआ? भाइयों, किसके भाइयों? नमस्कार मित्रों, कैसे हो? दोस्तों, आजकल अंधभक्त मित्रों जो है ना, काफ़ी दर्द में उनका दिन गुजर रहा है। आखिर गुजरे क्यों नहीं? उनके बुआ और फूफा पर कार्रवाई जो हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मीठा दर्द है। दर्द थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है, क्योंकि अभी तो पार्टी ने कार्रवाई की है, और पार्टी के कार्रवाई का क्या भरोसा। असली दर्द तो आपको तब स्टार्ट होगा जब भारतीय दंड संहिता के तहत उन्हें सजा दी जाएगी। और इसी का इंतजार ना सिर्फ भारत की स्वतंत्र सोच रखने वाली, अपने भारत पर गर्व करने वाली भारत की जनता, बल्कि पूरी दुनिया चाह रही है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ पूर्व भाजपा प्रवक्ता, पूर्व कहना पड़ेगा, नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पैदा हुआ विवाद आज उसकी आंच 14 देशों तक पहुंच गई है। हाल ही में अफगानिस्तान में सत्तारूढ़ तालिबान ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर भारत को कट्टरपंथ को लेकर लेक्चर दिया है। अब सोचिए, अब तालिबान हमें सिखा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अभी आपको ये सुनाया कि भारत का छीछा लेदर वर्तमान सरकार और उसकी पार्टी, उसके नेता पूरी दुनिया में किस तरीके से भारत का शर्म से माथा झुका दिया है। लेकिन इतना होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा करना बंद नहीं किया है। दिन रात हम जैसे लोगों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमें गद्दार, देशद्रोही बताया जा रहा है उनके और उनके अंध भक्तों के द्वारा, जिनके दिमाग नामक चिड़िया तो है नहीं, गोबर भरा पड़ा है। तो आखिर उनकी सोच और सोच में क्या अंतर रह पाएगा? अब आप ही बताइए मुझे कि पूरी दुनिया में देश को शर्मसार तुम करो, गद्दार हम, देशद्रोही हम। बड़ी अजीब दोगलापन है। 2014 में भारत के लोगों ने सोचा कि तुम्हारे गद्दार पूर्वजों के पाप अब धीरे धीरे कम हो गए होंगे, अब तुम अच्छे हो गए होंगे, इसलिए मैंडेट दिया और सत्ता में ला दिया। लेकिन उन्हें क्या पता कि अभी भी तुम उसी रसातल में हो। कोई बात नहीं मुन्ना, देश की जनता सब देख रही है और वापस से तुम्हें उतने ही नीचे जाकर रख देगी कि फिर तुम और तुम्हारे आने वाली फसलें कभी देश की शीर्ष सत्ता पर बैठने के ख्वाब भी नहीं देख पाओगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता नेता ने किया है, उसका देशभक्ति या देश से गद्दारी का कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोकतंत्र की बात है। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को उस धर्म को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर आप उसके धर्म को नहीं मानना चाहते, आपको भी स्वतंत्रता है। लेकिन आप एक लोकतांत्रिक देश में किसी दूसरे धर्म के धर्मावलंबियों को धार्मिक या भावनात्मक ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस बात को समझा कब? 9-10 दिनों तक देश के अंदर हमारे मुस्लिम भाई नुपुर शर्मा और उसके मीडिया प्रभारी के खिलाफ आंदोलन करते रहे, उसकी गिरफ्तारी की मांग करते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं सुना। लेकिन जब इसकी आंच दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों तक पहुंची और जब वहां से उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया, भारतीय सामानों के बायकॉट से स्टार्ट किए, स्टोर से भारतीय सामानों को हटाया जाने लगा, तब कहीं जाकर हमारे देश के पवित्र सत्ता पर बैठी और पवित्र आत्माओं की नींद खुली। फिर आनन फानन में अपने कार्यकर्ता और मीडिया प्रभारी को पार्टी से निकाला। लेकिन दोस्तों, देश और दुनिया अभी भी इस बात का इंतजार कर रही है कि पार्टी ने तो कार्रवाई कर दी, सरकार बहादुर ने भी उन्हें फ्रिंज एलिमेंट कह ही दिया और सामाजिक तत्व कह ही दिया, तो उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है देश? भारत सरकार उस पर कार्रवाई कब करेगी? वह सलाखों के पीछे कब जाएगा? देश की इतनी बड़ी आबादी को धार्मिक ठेस पहुंचाना, उसके ईश्वर अल्लाह को अनाप शनाप बकना, क्या यह इस देश के खिलाफ बात नहीं है? क्या उस पर एनएसए नहीं लगना चाहिए? कल तक तो छोटी छोटी बातों पर एनएसए की रेबरियां बटा करती थी, आज क्या हो गया? आज आपके दो नालायक नेताओं के कारण पूरी दुनिया में हमारे देश की भद पिट रही है। उस पर क्यों नहीं देशद्रोह की कानून लागू किया जाए? और अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
और हम जैसे लोग जब उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, आपने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में शर्मसार क्यों कर रहे हैं, इस पर हम आपसे सवाल करते हैं तो हमें ही गद्दार कहा जाता है। लेकिन ये क्या करें, धर्म और दंगा ये दो ही चीजें हैं इनके, खाद और पानी। इसके बिना इस देश में ये राजनीति कर ही नहीं सकते। दूसरों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनके खिलाफ अनाप शनाप बकना, देश में दंगे करवाना, यही तो है। यही करके एक बड़ा वर्ग का वोट ये लामबंद करते हैं, एकजुट करते हैं और अपने पक्ष में डलवाते हैं। फिर जाके कहीं ये सत्ता में वापस आते हैं। बिना अनाप शनाप बयान के, लोगों को भड़काए बिना, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना ये सत्ता में रह ही नहीं सकते। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि ये बार बार देश में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ये अलग बात है कि आज तमाम मुस्लिम देशों में इसकी कड़ी आलोचना हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बातें एक धर्म विशेष के पैगंबर के खिलाफ की गई वह काफ़ी निंदनीय है। और वो लोग करार रुख अख्तियार क्यों ना करें जिनकी आपके इकोनॉमी में बहुत बड़ी भागीदारी है। आज जबकि हमारे देश की इकोनॉमी रसातल में पहुंच गई है, ऐसे वक्त में भी हमारी इकोनॉमी को वो लोग बड़ा बल देते हैं। परंतु अगर हम इकोनॉमी की बात भूल भी जाए तो आज खाड़ी देशों में हमारे देश के 60 लाख से ज़्यादा कामगार कार्य कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। और कान खोल कर सुन लीजिए, वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं, उनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं। तो इस भ्रम में कतई ना रहें। और उन सब को आप जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं ना, इससे उनकी जान खतरे में आ जाती है। सोचिएगा, अपने वतन से इतनी दूर कैसे अपने आप को संभालते होंगे वे लोग। याद है 2-2 करोड़ नौकरी हर साल के वादे किए थे। आज नौकरी देना तो दूर, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जॉब्स इन लोगों ने छीन लिए हैं। और वो बाकी खाड़ी देशों से अगर 60 लाख लोग वापस आ जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे? क्या भारत में उन लोगों को ये जॉब प्रोवाइड कर देंगे? भारत में रहने वाले युवा युवतियों को ये जॉब नहीं दे पाते, उन लोगों को कहां से देंगे? दोस्तों, इतिहास में पहली बार इस तरह की बातों को लेकर हमारे राजनयिकों को किसी देश ने जवाब तलब किया है। यह बेहद निंदनीय है। और जो लोग हम जैसे लोगों को कोसते हैं ना, तुम्हारी औकात गटर में रहने की है, तू गटर में ही रह। हालांकि इस तरह के किसी भी मुद्दे पर अगर सरकार की आलोचना की बात होती है ना, वो आलोचना तुम्हारे मुंह से होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला हक था आलोचना का, क्योंकि तुमने एन के प्रकार इस सरकार को सत्ता में लाया है। लेकिन तुमसे तो ये सब हो नहीं पाएगा, क्योंकि वोट देते वक्त सिर्फ तुमने वोट नहीं दिया था, अपना दिमाग निकाल कर उसको दे दिया था। और उधर से वापस से दिमाग से ब्रेन निकाल कर उसमें गोबर और गौमूत्र डालकर तुमको वापस दे दिया गया। तो इस तरह के समसामयिक घटनाओं पर सवाल कैसे करोगे? दूसरे लोग जो सवाल करेंगे वो तुम्हें गद्दारी देशद्रोही दिखेंगे। तो अंत में इतना ही कहूँगा कि इस देश की इज्जत तभी बचेगी जब ऐसे तमाम जो बेकार लोग हैं, जो उलझलूल बातें करते हैं, दूसरों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, देश के लोगों को गद्दार बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना होगा। देश में कानून सम्मत उन पर कार्रवाई करनी होगी, तभी जाकर पूरी दुनिया में वापस से हमारे देश के प्रति, हमारे देश के कानून के प्रति विश्वास बढ़ेगा और वापस से हम अपनी पुरानी स्थितियों में होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है हमारे देश का इतिहास। अगर मोदी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल को हम भूल जाएं तो हम इतने बुरे भी नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान जैसा देश मुस्लिम राष्ट्र होते हुए भी तमाम मुस्लिम राष्ट्र उसको तवज्जो ना देकर भारत को अपना दोस्त बनाता था, भारत के साथ व्यावहारिक रिश्ते रखते थे। कहीं ना कहीं ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हमारी अपनी विचारधारा की मजबूती थी, जिसके कारण पूरी दुनिया हमसे जुड़ना चाहती थी, हमारा सम्मान करती थी। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति, हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।